साथियों नमस्कार। आज इस पॉलिटिकल साइंस करंट अफेयर्स 26 जनवरी पार्ट सेकंड में आपका हार्दिक स्वागत। साथियों आज हम उन 4 विषयों पर चर्चा करते हैं जिससे संबंधित प्रश्न आरएस के इंटरव्यूज में किए जा रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनसे संबंधित प्रश्न की पूरी गुंजाइश है। आइए देखिए वो 4 विषय क्या है। सबसे पहले हमारे सामने जो विषय है वो है मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी जितनी भी डील्स हुई है इस विश्व में या भारत के संदर्भ में जितने भी आज तक जो समझौता हुआ है, संधि हुआ है, डील्स हुई है, उनमें सबसे बड़ी डील्स, मदर ऑफ ऑल डील्स, भारत के लिए भी और यूरोपियन यूनियन के लिए भी। क्योंकि देखिए, सबसे पहले प्रश्न है कि इसको मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जाता है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के लिए भी ये बहुत बड़ी डील है और भारत के लिए भी ये बहुत बड़ी डील है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि ये टर्म किसने दिया। ये टर्म जो है हमारे यूरोपियन आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इन्होंने जो है इस टर्म को यूज़ किया है। यह भारत और यूरोपियन संघ जो 27 देशों का संगठन है, उन दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में होता है। देखिए, ये डील जब होती है तो इस विश्व व्यवस्था का स्ट्रक्चर क्या है, बदलती हुई नई व्यवस्था क्या है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अमेरिका फर्स्ट, विश्व व्यवस्था में अमेरिका फर्स्ट बनने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका अपनी हेजेमनी चाहता है। रूसी तेल की खरीद पर प्रतिबंध, यानी जो जो कंट्री रूस से जो तेल खरीदते हैं उसके ऊपर प्रतिबंध की स्थितियां हैं जो अमेरिका द्वारा है। हाल ही में ग्रीनलैंड की क्या स्थिति है हम जानते हैं। और यूक्रेन युद्ध का बोझ जो है यूरोप पर डाला जा रहा है अमेरिका के द्वारा। नेटो से अमेरिकी समर्थन वापस लेने की चेतावनी अमेरिका द्वारा की जा रही है। ईरान पर आक्रमण की बिल्कुल तैयारी है। अमेरिकी क्लाउड पर या अमेरिकी या अन्य कंपनियों के डेटा की जांच करने का एक कानून अमेरिकन कांग्रेस द्वारा बनाया जा रहा है। और पिछले एक वर्ष में ट्रंप के जितने भी कदम उठाए गए हैं उन सब के साए में, उन सब के साथ जो है 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यह एक समझौता होता है जिसको हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल डील्स। यहाँ पर यूरोपियन आयोग की अध्यक्षता होती है उर्सुला वॉन डेर लेयन, और एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं, और हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी, इन तीनों के बीच में एक समझौता होता है। और ये समझौता जो है ऐसा नहीं है कि पिछले एक वर्ष से ये जो सारी एक्टिविटी चल रही है उनके डायरेक्शन में होता है। यह प्रयास 2007 से चल रहा है और यह प्रयास जो है 27 जनवरी 2026 को पूरा होता है। ये मदर ऑफ ऑल डील्स, करंट विश्व का सिनेरियो। अब ये देखिए कि 27 सदस्यीय जो संघ है, यूरोपीय संघ है, वो और यूरोपीय संघ के जो सदस्य हैं उनकी संसद द्वारा जब ये रेक्टिफाइड होगा ये समझौता, उसके बाद ये प्रभावी होगा। यानी लगभग अभी इसमें 1 से 1.5 वर्ष लगने की पूरी संभावना है। तो ये तो मदर ऑफ ऑल डील्स किसके बीच में होती है और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्टेक्स्ट क्या है। इस डील का जो एरिया है, स्कोप है, वो डिफरेंट जो है गुड्स है, सर्विसेज है, रेगुलेटरी हेल्प है एक दूसरी कंट्रीज़ को, जो डेयरी, अनाज, पोल्ट्री जैसे संवेदनशील क्षेत्र और रेयर अर्थ मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर, इन सभी क्षेत्र में ये डील है। आगे देखिए कि इसका प्रभाव क्या होगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी डील है भारत के बीच में और यूरोपियन संघ के बीच में। यानी 27 देश और भारत, ये सारे कंट्रीज जो 28 देश मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। यानी एक दूसरे देशों में जो भी गुड सर्विसेज, जो भी डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं जहाँ पर इनको मदद करनी है एक दूसरे की, वो बिल्कुल बिना किसी टैक्स के जाएगी। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी वस्तुएं बिना टैक्स के जाएगी। अमूमन ये लगाया जा रहा है कि 90% जो वस्तुएं हैं या 90% जो सर्विसेज हैं उनमें टैक्स नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें दोनों जो डील है, डील के जो दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच में समझौते होने के बाद में वो तय कर सकते हैं। विश्व की चौथी और दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच में, यानी भारत और यूरोपीय संघ, भारत चौथी और यूरोपीय संघ के 27 देशों को अगर हम देखें तो ये दूसरी अर्थव्यवस्था है। और लगभग दोनों जो डील के जो भागीदार हैं उनकी जनसंख्या 200 करोड़ के पास है। 1/3 हिस्सा जो है विश्व व्यापार का इन दोनों यानी 28 देशों के बीच में होता है। और बड़े गणतंत्र भी है, यानी सब जगह डेमोक्रेटिक सिस्टम है गवर्नमेंट का।
और भारत का 22वां पार्टनर है यूरोपीय संघ। यानी अभी तक भारत ने 22 देशों के साथ इंक्लूडिंग यूरोपीय संघ एफटीए एग्रीमेंट किया है और पूरा यूरोप का बाजार भारत के लिए खुल गया है। यानी पूरे के पूरे 27 देशों का ब्लॉक भारत के लिए खुला है। अब देखिए कि भारत किस तरह से अपनी आर्थिक प्रगति की छलांगे लगा रहा है। ये डील भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ये डील जो है अमेरिका को एक सबक है, भारत की साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट है। यानी भारत की जो कंपोजिट ग्रोथ है उसका ब्लूप्रिंट है। और ये टर्म जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, ये विश्व की सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी विश्व में विभिन्न राष्ट्रों के बीच में जो निरंतर जो व्यापार हो रहा है उसमें कहीं ब्रेक नहीं आएगा। ये सप्लाई चेन शांति, स्थिरता और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट को ये पूरा करेगा। और जो वर्तमान में जो जियो पॉलिटिकल जो जर्क्स आ रहे हैं, भू राजनीतिक जो झटके विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच में, चाहे वो अमेरिका के कारण हो या किसी प्रॉब्लम के कारण हो, उनको ये संतुलित करेगा। यानी अब जो है भारत जो है नए साझेदार और नए समझौतों की तलाश में है। ये हमारी विदेश नीति का भी एक ग्रोइंग इम्पैक्ट हम कह सकते हैं। और हमारी आर्थिक रूप से हम समृद्ध होना चाहते हैं उसका प्रयास भी हम कह सकते हैं। यानी 90% से ज़्यादा उत्पादों पर टैरिफ कट हो जाएगा। सर्विस एक्सचेंज होगी डिफरेंट सेक्टर्स में। भारत व ईयू सत्ता के नए केंद्र। देखिए, जहां अमेरिकन हेजेमनी या चाइना हेजेमनी की हम बात कर रहे हैं, या सत्ता के विभिन्न केंद्र नए पावर सेंटर्स के रूप में इस विश्व व्यवस्था में आते हैं, उसी संदर्भ में यह महासमझौता जो है भारत और ईयू को मिलकर एक नया पावर सेंटर के रूप में डेवलप हो रहा है। ये महासमझौता है। विश्व व्यापार में टैरिफ से जुड़ी जो अनिश्चितताएं अभी हम देख रहे हैं, पूरे एक साल, पिछले एक साल से हम अगर नज़र दौड़ाएं तो टैरिफ जो है ज़बरदस्त अपना प्रभाव छोड़ रहा है। टैरिफ का जो भय है, डर है, वो हम सारे विश्व के कंट्रीज के सामने है। और एक बार फिर नियम आधारित व्यापार, यानी सारे नियमों को अमेरिका ताक में रखकर अमेरिकन फर्स्ट का सपना देखता है। तो ये जो डील है ये वापस उस सिस्टम को वापस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। यह विश्व को मोड़ेगा। यानी विश्व जो गलत दिशा में जा रहा है उसको सेटल करेगा। यूरोपियन यूनियन को चीन +1 के साथ भारत मिल रहा है। यानी यूरोपियन यूनियन चीन के साथ भी बहुत बड़ी डील कर रहा है। चीन के साथ भी इन 27 देशों का अच्छा व्यापार है दोनों के बीच में। यानी यूरोपियन यूनियन चीन को अपना एक भागीदार मानता है और उस चीन के साथ +1 के साथ भारत भी आ गया है। तो यूरोपियन यूनियन के लिए एक बहुत बड़ी डील है, उसके लिए फ़ायदे का सौदा है। और इसके साथ ही जो है विश्व व्यापार संगठन के युद्ध के समापन की हम एक झलक देख सकते हैं। यानी विश्व व्यापार संगठन इस धारणा को लेकर आता है कि विश्व के सभी देश, यानी मल्टीलेटरल रिलेशंस वहाँ पर डेवलप होंगे। लेकिन यहाँ पर विश्व जो है बहुपक्षीय की तरफ से निकलकर द्विपक्षीय की तरफ आ रहा है। तो जैसे ही बहुपक्षीय मल्टीलेटरल से बायलेटरल की तरफ जब कंट्री आता है, कंट्रीज या विश्व आता है, तो मान के चलो कि WTO को नुकसान होगा। विश्व व्यापार संगठन के लिए एक खतरे का निशान है। अब देखिए भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि भारत को जो है सेमीकंडक्टर्स चाहिए, भारत को रेयर अर्थ मटेरियल्स चाहिए, भारत को क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। और भारत की जो अपनी फिनटेक स्पेशलिटी है उसका एक्सपोर्ट भी करना है और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स भारत को करना है। भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति चाहता है और भारत अमेरिका पर निर्भरता कम चाहता है। और भारत जो है अमेरिका की धमकियों को दरकिनार करना चाहता है। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो देश है वो अपने आप को स्थापित करना चाहता है और विश्व में नई भूमिका में भारत आना चाहता है और भारत आ भी रहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये मदर ऑफ ऑल डील्स जो है ये एक नया आयाम है, नया एक ऐसा सिंबल है जो भारत को पूरे विश्व में प्रभावी बनाएगा। और हमारी पिछले एक साल में जो टैरिफ वॉर के कारण जो कमियां हैं, जिसके कारण भारत हिल रहा था, अब भारत हिलेगा नहीं। ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता है। ये हमारे सामने एक महत्वपूर्ण करंट इशू है जिस पे हमें इन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के माध्यम से
हमारी बात को रखने का हमें हमारी बात रखना आना चाहिए, और इन शब्दों के माध्यम से हम इस डील को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए, अगला टॉपिक क्या है हमारे सामने। अगला टॉपिक है पोस्टल बैलेट। यानी भारत विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, सस्टेनेबल डेमोक्रेसी है। और भारत की इस डेमोक्रेसी की जो एक बड़ी कमी है वो है मतदान प्रतिशत। मतदान प्रतिशत एवरेज 60 to 65 है। पिछले सभी आम चुनाव को देख लें या डिफरेंट स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस को हम देखते हैं। इसी दिशा में एक जनहित याचिका दायर होती है। ये जनहित याचिका जो है जया सुधाकर जय है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख एक याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर संज्ञान भी लिया है। ये क्या कह रहे हैं कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 26, इन सब का उल्लंघन है यदि छात्र पढ़ाई के कारण अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र से दूर रहते हैं और अगर वो वोट कास्ट नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 की धारा 60, वो कहती है कि चुनाव संचालन के नियमों के तहत जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स वोटर्स होते हैं, जो चुनाव ड्यूटी के ऊपर कर्मचारी अधिकारी होते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो अंदर जेल में होते हैं, निवारक हिरासत के तहत रखे जाते हैं, उनको वैकल्पिक मतदान की सुविधा है। यानी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 की धारा 60 का उल्लंघन है यदि हम छात्रों को वोट देने से वंचित करते हैं। वो छात्र जो पढ़ाई के कारण किसी अन्य राज्य में है, अन्य किसी यूनिवर्सिटी में है, अपने गृह निवास से दूर है। तो ये जनहित याचिका छात्रों को भी पोस्टल बैलेट देने की दिशा में कदम है, जो भारत की डेमोक्रेसी को और मजबूत करेगा। हमें ध्यान रखना है कि ये किन किन अनुच्छेद से संबंधित है, कौन से अधिनियम की कौन सी धारा से संबंधित है, और भारत के निर्वाचन व्यवस्था के सुधार में एक नया कदम है और महत्वपूर्ण कदम है विद्यार्थियों के लिए। तो ये एक ऐसा विषय है जिस पर हाल ही में प्रश्न पूछे गए। आगे हम देखते हैं क्या है। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रैगन और हाथी का एक साथ डांस करना, नृत्य करना। देखिए, हाथी को भारत का प्रतीक माना जाता है। विश्व राजनीति में जब हम विभिन्न राष्ट्रों के सिंबल्स का जब हम यूज़ करते हैं तो हाथी भारत के लिए और ड्रैगन चीन के लिए उपयोग में होता है। अब भारत के लिए हाथी क्यों है, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि वैदिक काल से ही हाथी जो है हमारे लिए यहाँ युद्ध और शाही वैभव का प्रतीक रहा है। इसके अलावा धार्मिक महत्व भी है। भगवान गणेश से हाथी का सीधा संबंध है, और जो बुद्धि, धैर्य और समृद्धि का प्रतीक है। और हाथी स्वभावतः क्या है, शांत है, सहनशील है, और आवश्यकता होने पर क्या करता है, वो शक्तिशाली भी हो जाता है। यह भारत की विदेश नीति और सभ्यतागत दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी भारत में जो है बहुत सारे हाथी पाए जाते हैं। तो चाहे हम पारंपरिक रूप से देखें, हम धार्मिक रूप से देखें, हम भौगोलिक रूप से देखें, हम सांस्कृतिक रूप से देखें, तो हाथी भारत का सिंबल है। ठीक इसी तरह से ड्रैगन चीन का प्रमुख राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतीक है, चीन की सभ्यता का प्रतीक है। चीन में ड्रैगन शक्ति, सौभाग्य, बुद्धिमत्ता और सम्राट का प्रतीक माना जाता है। और प्राचीन सम्राट जो है अपने आप को ड्रैगन का पुत्र कहते हैं। ये ड्रैगन बहुत तेज है, आक्रामक है, और ड्रैगन की इसी तेज, शक्तिशाली और रणनीतिक स्ट्रेटेजिक विशेषताओं के कारण चीन ने इसको अपना रखा है और ये चीन का प्रतीक है। अब प्रश्न हमारे सामने है, ड्रैगन और हाथी का एक साथ डांस करना, ये शब्द किसके हैं, कब कहे गए हैं और इसका मीनिंग क्या है। देखिए, शी जिनपिंग जो भी वर्तमान में चाइना के राष्ट्रपति हैं, हमारे 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी और ये कहा कि भारत और ड्रैगन और जो हाथी है वो एक साथ नृत्य करेंगे तो विश्व का भला होगा, विश्व का शक्ति संतुलन बैलेंस होगा, संतुलित होगा, और ऐसा होना चाहिए। ये एशिया की दो बड़ी शक्तियां हैं, विश्व में शक्ति के नए दो केंद्र हैं। शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन हमेशा से ये मानता आया कि अच्छे पड़ोसी, अच्छे मित्र, अच्छे साझेदार बनकर
एक दूसरे की सफलता में हम सहयोग कर सकते हैं। ये शी जिनपिंग ने कहा। ये 77वें गणतंत्र पर भारत के राष्ट्रपति को बधाई देते हुए चीन के राष्ट्रपति ये बात करते हैं कि ड्रैगन और हाथी एक साथ नृत्य कर सकते हैं। तो ये जो विशेषता है, अब हम देख सकते हैं कि 1962 के भारत चीन युद्ध और गलवान घाटी बोल्ड एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है, और पाकिस्तान के साथ जो चीन के संबंध है, उन सब के बाद, उन सब के बावजूद भारत और चीन जो है आर्थिक मंच पर एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। यानी विश्व में दोनों देशों के स्वार्थों का टारगेट बदल गया है। यानी अब जो है विश्व के सभी राष्ट्र एक आर्थिक चैलेंज को महसूस कर रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। तो उसी विषय को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मंच पर भारत और चीन जो है एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। यानी भारत और चीन के बीच में जितने भी विवाद के विषय हैं, उन सबको साइडलाइन करके आर्थिक स्थिति में आर्थिक मंचों पर एक दूसरे के साथ आना हम ये देखते हैं। यानी अगर हम अभी हाल ही में अक्टूबर 2025 में जो संघाई सहयोग संगठन हुआ है, या रूस चीन भारत और अमेरिका के, यानी रूस चीन और भारत तीनों एक साथ मिलकर अमेरिका के वर्चस्व के विपरीत भी एक शक्ति का केंद्र बना रहे हैं। और कुछ सीमा तक ये जो भारत चीन का जो संबंध है, ये पाकिस्तान को भी संतुलित करेगा। यानी देखिए कि किस तरह से भारत और चीन इस विश्व व्यवस्था में एक दूसरे के नज़दीक किन कारणों से आ रहे हैं, और इनका विश्व राजनीति पर, जियोपॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस ड्रैगन और हाथी के नृत्य को देखकर पता लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे सामने लास्ट क्या विषय है। ये है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 की धारा 21 का क्लोज 3। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हम जानते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रोसेस बिहार के साथ साथ भारत के 12 राज्यों में चल रहा है, और आने वाले समय में लगभग भारत के सब में SIR प्रोसेस होगा। SIR प्रोसेस के संदर्भ में निर्वाचन आयोग की बहुत आलोचना हो रही है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग और विभिन्न याचिकाओं के बीच में ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें अवेयर होना आवश्यक है। ये क्या है, देखिए। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक दलील दी है। यानी जब ऐसी जनहित याचिकाएं या ऐसी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को बुलाया, तो निर्वाचन आयोग क्या कहता है कि एक बार जब पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 की अधिनियम की धारा 21(3) के तहत जब SIR प्रोसेस यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शक्तियों का निर्वाचन आयोग इस्तेमाल करता है, तो उसका तरीका, उसकी प्रक्रिया पूरी तरह से उसके विवेक पर निर्भर करती है। यानी धारा 21(3) पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 इलेक्शन कमीशन को ये शक्ति देता है कि वो, उसका विवेक का अधिकार है, वो कैसे इस प्रोसेस को कराता है, इंप्लीमेंट कराता है, एग्जीक्यूट कराता है। ये धारा 21(3) पर निर्वाचन आयोग क्या कहता है। इस कॉन्टेक्स्ट में प्रधान न्यायाधीश हमारे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर निर्वाचन आयोग का यह तर्क मान लिया जाता है कि धारा 21(3) के बिना 21 के अनुसार बिना किसी रोक टोक के विवेक का अधिकार अगर निर्वाचन आयोग को देता है, तो ये सारे मामले खत्म हो जाएंगे अपने आप। देखिए, हालांकि इसमें बहुत सारा डिस्कशन अभी भी चल रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो तर्क सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है इन विभिन्न याचिकाओं के विरोध में, वो ये है कि 21(3) 1950 के अधिनियम की जो धारा का सब क्लोज 3 है, वो डेफिनेटली जो है निर्वाचन आयोग को ये महत्वपूर्ण शक्ति देता है, जिसमें उसका ये विवेक का अधिकार है। वो जैसे चाहे इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन संविधान के नियमों के अंतर्गत। निर्वाचन आयोग ने ये कहा है कि बिहार SIR में जिन 66 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, ये देखिए, ये बहुत बड़ा लॉजिक है हमारे सामने, बहुत बड़ा फैक्ट है कि 66 लाख लोगों के जिनके नाम हटाए गए हैं, उनमें से कोई भी इस अदालत या हाईकोर्ट में नहीं आया है, और न ही उन्होंने निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई याचिका दायर की है। यानी जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनमें एक भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग के सामने या कोर्ट के सामने नहीं आया है। तो जितनी भी एजेंसीज जो SIR के प्रोसेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा रही है, उन सब के खिलाफ
निर्वाचन आयोग की ये बहुत बड़ी दलील है। हालांकि इस पे अभी डिस्कशन जारी है कि वास्तव में ये धारा 21(3) इलेक्शन कमीशन को विवेक का अधिकार देता है या नहीं देता है, अभी ये पेंडिंग है विषय। लेकिन हमें इस धारा की इंपॉर्टेंस को, इलेक्शन कमीशन की दलील को और सुप्रीम कोर्ट की दलील को आपस में कम्युनिकेट करना है, या आपस में एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए इस एसआईआर की प्रोसेस के इस विशेष धारा को हमें समझना है। तो ये हमारे सामने आज के 4 विषय थे। मुझे अपेक्षा है ये चारों विषय हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होंगे, और ये चारों विषय ऐसे विषय हैं जिनसे संबंधित अभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आरएस के इंटरव्यूज़ में, और इन विषयों को हम समझने की कोशिश करेंगे और हमारी इन चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। धन्यवाद।